ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट टुडे अगेन कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स और उसके अलावा जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फंक्शन। बेसिकली चैप्टर 5 जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का वो आज हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी कि आपके पास जो भी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जब आप लेते हैं एंड इफ़ यू हैव एन एलटीआई सिस्टम तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो एलटीआई सिस्टम के रेफरेंस से कैसे हैंडल हो रहे होते हैं। ठीक है, सो देयर आर कपल ऑफ टॉपिक्स जो कि हम करेंगे और उसके अलावा जो है हम उसको एग्जाम्पल साथ साथ करेंगे। ओके, अनाउंसमेंट में एक तो आपका आज 4th नंबर क्विज है फ्रॉम DTFS 4:30 के ऊपर, ये आप लोगों को पता होगा। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह आप मिड आपका ये वाला मिड वीक तो और मिड हमने नहीं लिया बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द रीज़न के IST जो है वो ऑनलाइन चला गया और वट एवर द रीज़न वॉज। लेकिन द थिंग इज़ के मिड के जो मार्क्स हैं ना वो अच्छे खासे मार्क्स हैं। ठीक है, परसेंटेज आपके पास मिड की 20-25% है, क्विजेज ऑलरेडी 15% है, असाइनमेंट ऑलरेडी 15% है। तो देयर इज़ नो वे कि हम बहुत ज़्यादा असाइनमेंट और क्विजेज अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को हर हफ्ते ऑलमोस्ट मैं असाइनमेंट भी दूंगी, क्विजेज भी दूंगी एंड दैट एक तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, दूसरा स्टिल आई डोंट थिंक कि हम 20% उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब छोटे छोटे क्विजेज की वेटेज में इतनी नहीं रख सकती कि 35% जो है वो सिर्फ क्विजेज को दे दिया जाए या इवन असाइनमेंट की जो है इट्स नॉट पॉसिबल कि 35 असाइनमेंट की हो जाए। सो आई हैव टू सोल्यूशंस। आप लोग सोच के मुझे जो है बेशक कल या परसों तक जो है वो आंसर कर सकते हैं। आपके CR जो है वो मुझे बता सकते हैं कि क्लास का क्या वो है। एक तो ये है कि वी कैन हैव 3 क्विजेस, ठीक है, और लेकिन दे विल बी अ काइंड ऑफ अ मिड का आप कह लें कि मिनी वर्जन जो है वो मिड का के हाफ एन आवर के क्विजेस आपके जो है वो 3 होंगे एंड दे विल नॉट बी फ्रॉम 1 और 2 लेक्चर्स और मतलब 15 मिनट्स के नहीं होंगे, तो दे विल बी काइंड ऑफ के मिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या ये कि वी कैन स्टिल हैव अ मिड एनी डे बिटवीन April 6 एंड 19, जो भी आपकी क्लास को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर आप 1 मिनट नहीं देना चाहते तो जो 3 क्विजेज होंगे एंड दे विल ऑल बी इंक्लूडेड इन द मिड, मतलब इनके जो वेटेज होगी जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डेट भी मैंने टेंटेटिव दी हुई है, आगे पीछे हम एक आध दिन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन ये है कि आई वुड लाइक टू कवर ऑल द मिड कोर्स आइदर इन दीज 3 क्विजेस और इन 1 मिड। ठीक है, और इसके अलावा जो है आज 4th क्विज क्विज है हमारा। आई विल ट्राई टू हैव एटलीस्ट 7 क्विजेस और उसमें से बेस्ट ऑफ 5 जो है वो आपके काउंट होंगे, बट दे विल बी काउंटेड फॉर द 15% जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्विजेस की असाइन वेटेज है। ठीक है, सो तो ये वाला जो है वो सोच लीजिएगा एंड देन जो लोग क्लास में अभी नहीं भी हैं उनको बता दीजिएगा एंड लेट मी नो बाय टुमारो। इनमें से मतलब देयर इज दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल कि इनमें से कोई ना हो। ठीक है, यू हैव आइदर वन ऑप्शन और द अदर ऑप्शन, आप लोगों को जो सूट करती है वो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अच्छा, आज भी अगेन वी विल टॉक अबाउट LTI सिस्टम। ठीक है, एंड मोस्टली हमारा जो फोकस है इट विल बी अबाउट कि अगर LTI सिस्टम है मेरे पास और मैं इसको इनपुट पे कोई एक्सपोनेंशियल दे रही हूँ, ठीक है, then what is happening at the output। ठीक है, let's suppose कि मेरे पास ये x of n है, कमोबेश this is actually the main theme of this today's lecture। now my question is कि पहली बात तो ये आप बताइए कि why do you think we would want to know कि exponential का रिस्पॉन्स क्या आ रहा होगा? बिकॉज देखें आपके पास x of n जो है इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, इट कैन बी लाइक इट कैन बी एनी फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास डिस्क्रीट टाइम में बस होना चाहिए। तो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें हम मोस्टली चीज़ें ये कवर करेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल हो इनपुट तो आउटपुट क्या हो रहा होगा। एंड देन अगेन वी हैव एक्चुअली सीन दिस थिंग कि हम LTI सिस्टम को कॉन्वोल्यूशन से तो ऑलरेडी हम वो करते हैं ना, इफ़ वी हैव दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स देन वी नो कि कॉन्वोल्यूशन के थ्रू तो हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। वी वांट टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, बेशक एक्सपोनेंशियल हो या कोई भी इनपुट हो। तो कोई जहन में रीज़न समझ में आता है कि वाई आर एक्सपोनेंशियल
important functions to study with reference to LTI system? जी, anyone? It doesn't have to be right answer. कुछ आंसर करें जी. मैम इनकी आउटपुट भी एक्सपोनेंशियल ही होगी. इनकी आउटपुट एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है. और लेकिन ये कि हम एक्सपोनेंशियल ही को क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो एक्सपोनेंशियल होगी बिकॉज हम उसको प्रूव भी करेंगे और आपने शायद पहले भी करके देखा होगा. लेकिन why are we studying exponentials specifically? एक तो चले ये रीजन आप कह रहे हैं कि आउटपुट भी एक्सपोनेंशियल होगी, तो उसका हमें क्या फायदा है अगर आउटपुट एक्सपोनेंशियल आ भी जा रही है तो. जी मैम, जब ये हार्मोनिकल रिलेटेड होते हैं तो फिर इनको सोल्व करना आसान होता है. एग्जैक्टली. ओके, सो जी जी बोले. यस मैम, यही बस. ठीक है. ओके, एनीवन एल्स? मैम जी 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 जी. क्योंकि हम पीरियोडिक सिग्नल्स को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ओके अगर एक्सपोनेंशियल्स हों तो वो बेहतर है. ओके, वेरी गुड. ठीक है. सो द थिंग इज कि देखें, हमने ये देखा है कि आपके पास जो है वो, इससे पहले हमने किस चीज़ की बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट कॉन्वोल्यूशन. और कॉन्वोल्यूशन के केस में हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि जी इम्पल्स अगर डेल्टा आपके पास जो एक्स ऑफ एन है, इफ इट इज इम्पल्स, तो आपका पास जो एच ऑफ एन आ जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है दैट इज एच ऑफ एन. और वहां से हमने जो है वो ये कंक्लूड किया कि बिकॉज वी कैन राइट एक्स ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ वेटेड इम्पल्सेस, तो इट इज गुड टू नो कि एक इम्पल्स का रिस्पॉन्स क्या है. और बिकॉज वी हैव द लीनियरिटी प्रॉपर्टीज जो कि क्योंकि एलटीआई सिस्टम है, तो अगर एक इम्पल्स का रिस्पॉन्स हमें पता चल जाता है तो वहां से हम पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम का पूरे इनपुट का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं. तो इट इज सेम हियर आल्सो कि वी नो कि हमारे पास जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनको हम सम ऑफ वेटेड एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि हार्मोनिक के लिए रिलेटेड होते हैं. ठीक है. और ए पीरियोडिक जो है, मतलब जिस तरह पीरियोडिक को हम फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज अगेन एक्सपोनेंशियल्स, बट दे आर स्पेसिफिक एक्सपोनेंशियल्स कि आपके पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और उसके हार्मोनिक्स होते हैं जिसको आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, ए पीरियोडिक सिग्नल की बात करें, तो उनको हम इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज की टर्म में लिख सकते हैं, विच डोंट हैव टू बी हार्मोनिक्स ऑफ ईच अदर. बट द पॉइंट इज कि हाँ, exponentials are a specific set of signals just like the impulse signal. कि अगर हमारे पास जो है हमें एक्सपोनेंशियल का पता हो कि एक्सपोनेंशियल के लिए हमारा एलटीआई सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, या किसी भी एक्सपोनेंशियल को इनपुट देके आप आउटपुट निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पीरियोडिक या ए पीरियोडिक किसी भी सिग्नल का रिस्पांस जो है वो निकाल सकते हैं. एंड देन द ऑब्वियस रीजन इज कि हम अब अगेन कि हम जो है वो y ऑफ n तो कन्वोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं, तो हम क्यों एक्सपोनेंशियल्स की टर्म में क्यों लिखें, मतलब जब हम जो है वो इम्पल्स की टर्म में लिख सकते हैं. तो द रीजन इज कि जब हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखते हैं तो बेसिकली वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिग्नल. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हमारे पास इनपुट जो है उसके फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स हमें पता है और एलटीआई सिस्टम में से गुजारते हैं, तो समहाउ वी वांट टू नो कि जो आउटपुट आ रहा है उसके भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है. तो इफ वी वांट टू सॉल्व डायरेक्टली इन टाइम तो कन्वोल्यूशन इज गुड. लेकिन ये कि अगर हम फ्रीक्वेंसीज के साथ डील करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वी नीड टू डील विद द फ्रीक्वेंसीज, विच मीन्स कि हम इनपुट को जो है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ए पीरियोडिक या पीरियोडिक जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं. एंड देन वी वुड लाइक टू नो कि आउटपुट जो है वो उन फ्रीक्वेंसीज को कैसे डील कर रहा होगा. ओके, सो दैट्स गुड कि नाउ वी नो कि हम इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर जो है वो क्यों emphasize कर रहे हैं. Another thing is कि we will not be talking about exponentials only, we will actually discuss sinusoids also. ठीक है. और अगेन उसका रीज़न वही है कि you have seen कि हमारे पास basically sinusoids can be broken down into exponentials or exponentials can be written in the terms of sinusoids. So the idea is कि आपके पास we expect कि अगर exponential किसी specific तरीके से हमें output दे रहे हैं तो sinusoids को भी कुछ उसी तरह से जो है वो output similar तरीके से देना चाहिए. And we know कि most of the cases these are the signals जो कि हमें frequency की information दे रहे होते हैं, और हम अगर frequency domain में जाके काम करना चाहें तो we write the signals in terms of exponentials और sinusoids. तो हम इन दोनों को जो है वो पैरेलल में लेकर चलेंगे. ओके, अब ओके, अनदर थिंग बिफोर वी गो टू द फॉर्मल डेरिवेशंस वगैरह पे जाएं,
जब हम बात करते हैं फोरियर डोमेन में तो हम जब हम बात कर रहे हैं एलटीआई सिस्टम एक्सपोनेंशियल के साथ जब हम डील कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा जो मेन जो एम है वो ये है कि वी वांट टू एक्चुअली कैरेक्टराइज द एलटीआई सिस्टम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, कि हमने इनपुट को भी फ्रीक्वेंसीज की टर्म में लिख दिया, आउटपुट को भी हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज की टर्म में आ जाए। तो उस केस में हमारे पास जो है वो सिस्टम को इम्पल्स रिस्पॉन्स के बजाय हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से characterize करते हैं। So okay, so this is actually something very important that we will be talking about, frequency response of the signal, or most of the time frequency response हमारे पास, frequency response of the system, not the signal, and then most of the time frequency response जो है वो complex होता है, और and then we talk about its real part and imaginary part, or its phase and its magnitude. तो okay, so लेट्स सी कि हो क्या रहा होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो एलटीआई सिस्टम है एंड we are giving it an input x of n and we are getting output y of n, and we know कि हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है सिंपली टाइम में, this is equal to h of k x of n minus k, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि जैसे अभी हमने पीछे बात की है कि हमारा जो इनपुट है दिस इज एन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला जो है इट विल बिकम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h of k e raised to the power j omega n minus k, and let me take this a as outside. So अब इसको मैं further अगर break करूँ तो it will be again a outside k from minus infinity to infinity h of k e raised to the power minus j omega k times e j omega n. Okay, let me just rearrange it. So this is minus infinity to infinity h of k e minus j omega k multiplied by a e j omega n. Okay, now this is my x of n. So एक चीज जो हमें पता चल गई वो ये कि y of n जो हमें मिल रहा है आउटपुट ऑफ द एलटीआई सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इनपुट विच इज एन एक्सपोनेंशियल, उसमें हमारे पास वो इनपुट बजाते खुद भी शामिल है जिससे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड देन इन एडिशन टू दिस इनपुट वी आर गेटिंग अनदर टर्म विच इज एक्चुअली, अगर आप फॉर्मूला देखें तो दिस इज एक्चुअली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h of k, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है ऑन द इनपुट, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड, जिस तरह आप में से अभी किसी ने ऑलरेडी कहा था कि व्हेन यू आर वर्किंग विद एलटीआई सिस्टम और इनपुट पे आप कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो आउटपुट और इनपुट का क्या रिलेशनशिप है हमें समझ में आ गया है कि आउटपुट इज सेम एज द इनपुट बट स्केल्ड बाय सम फंक्शन, ठीक है। और फॉर स्पेसिफिक ओमेगा के लिए इसकी जाहिर है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी ना, एच ऑफ अगर मैं पाई बाय 2 करती हूँ, फॉर पाई बाय 4 करती हूँ, सो इट मींस इट इज स्केल बाय अ नंबर, ठीक है, जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, फ्रीक्वेंसी भी होगी, बिकॉज इट विल बी समथिंग विच वुड बी विच कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, बट द पॉइंट इज के जो सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस स्लाइड इज के हमारे पास जब भी इनपुट के ऊपर कोई एक्सपोनेंशियल है, आउटपुट पे सेम एक्सपोनेंशियल आ रहा है, बट इट इज स्केल बाय सम फैक्टर
और अगर ओके लेट मी एक्चुअली फर्दर ब्रेक इट डाउन. अब h ऑफ ओमेगा अगर मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है कि आई कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ ओमेगा एंड e टाइम्स j एंगल ऑफ h ऑफ ओमेगा, ठीक है, टाइम्स x ऑफ n. और फर्दर जो है व्हाट आई कैन डू इज कि मेरे पास जो है यहाँ पर अगर ओके और देखें अब मैं अगर एक x को जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देती हूँ. सो मैं x की जगह इसकी वैल्यू लिख देती हूँ. सो आई एम गेटिंग दिस h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय e j ओमेगा n plus angle of h of omega. Okay, so again this is something जो हम बार बार रिपीट करेंगे और कई दफ़ा इसको आएगा. तो जो हमने याद रखना है वो ये कि जब हमने LTI सिस्टम से गुजारा है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब LTI सिस्टम में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ऊपर जो इफेक्ट डाला है, तो इट इज़ एक्चुअली स्केलिंग मैग्नीट्यूड ऑफ योर x ऑफ n by the magnitude of h of omega. ठीक है कि आपके पास, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि जब हम आगे बात करेंगे फिल्टर्स की, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लो पास फिल्टर, देन व्हाट डज इट मीन कि अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास लो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको समहाउ आई वुड लाइक टू हैव अ रिस्पॉन्स जिसमें h ऑफ ओमेगा बहुत स्मॉल हाई हो जाए. ठीक है कि लो फ्रीक्वेंसीज को हमने पास करना है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उसके ऊपर मे बी आई वुड लाइक इट टू बी इक्वल टू 0, सो दैट जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थे इनपुट पे वो ख़त्म हो जाए. ठीक है, एंड जिनको मैंने एनहांस करना है उसके लिए आई कैन हैव अ सिस्टम जिसमें h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज हाई फॉर दोज फ्रीक्वेंसीज जिनको मैं रखना चाहती हूँ एंड लो फॉर दोज फ्रीक्वेंसीज जिसको मैं नहीं रखना चाहती. ठीक है, तो ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड का रिस्पांस आ रहा है कि मैग्नीट्यूड विल बी आइदर अटेनुएटेड और इट विल बी एनहांस्ड बेस्ड अपॉन के h ऑफ ओमेगा जो है उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से मिल रहा है या सिस्टम जो था वो किस तरह से डिजाइन हुआ है. दूसरी चीज क्या हमें नजर आ रही है कि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रीक्वेंसी इज स्टिल ओमेगा एन ओमेगा, लेकिन फेज जो भी h ऑफ ओमेगा का फेस था वो उसमें एड अप हो रहा है. दिस इज अगेन समथिंग इम्पॉर्टेंट जो हमने याद रखनी है, वो ये कि जो फ्रीक्वेंसी आप इनपुट पर दे रहे हैं आपको एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे मिल रही होगी. सो LTI सिस्टम के केस में वी कैन नॉट जनरेट सम न्यू फ्रीक्वेंसीज. आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहूँ कि जी मैं π/2 इनपुट पे दे रही हूँ और मुझे π/4 आउटपुट पे मिल जाए. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल. जो एक तो ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो इनपुट पे जा रहा है वही आउटपुट पे जाएगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या होगा कि जो आउटपुट पे आ रहा होगा इट विल बी स्केल्ड बाय सम मैग्नीट्यूड बेस्ड अपॉन व्हाट इज द सिस्टम and it will have some phase based upon again कि आपके पास जो है फेज शिफ्ट जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा. दूसरी चीज़ ये है कि अब वो फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास इनपुट पे हैं हम उन्हीं को आउटपुट पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, वी हैव दिस कंट्रोल आवरसेल्फ कि हम सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करें कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास π/4 की फ्रीक्वेंसी, π/2 है फ्रीक्वेंसी, π/4 फ्रीक्वेंसीज है एंड 0 फ्रीक्वेंसी है, and I just don't want this frequency. मैंने तीनों के तीनों input पे दे दी हैं, but I just want to cut, don't have this high frequency. Then in that case, what I can do is I can just इसके corresponding जो भी मेरे पास h of π/2 बन रहा होगा, इसको I would try to make it equal to 0. So it is not, it doesn't mean कि वो frequency कहीं गुम हो गई है. It does mean कि हमने उस frequency का contribution 0 कर दिया है. But whatever the frequencies in the input, they will be in the output, depending upon कि आप उनको किस तरह से होंगी हमेशा. ठीक है, लेकिन ये कि आप उनको magnitude को enhance कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. Okay, so this was actually something important. And then जो हमारे पास यहाँ से important फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया है, वी हैव सीन कि हमने जो है वो पहले भी ये पिछले चैप्टर में जो चैप्टर
4 में हमने देखा था कि इफ वी वांट फोरियर ट्रांसफॉर्म टू एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होता है कि कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है, या व्हाट वी सॉ वाज कि कोई भी अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन इन्फिनिटी इफ वी वांट टू चेक कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन अदर वर्ड्स अगर आप जो है ये चेक करना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये फैक्टर जो है ये मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, एंड वी नो कि ये वाला मैग्नीट्यूड जो है e raised to power j ओमेगा तो 1 होता है, या इन अदर वर्ड्स, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h of k summation is less than infinity. अगर ये less than infinity हो तो it means के we know के h of omega would exist. And what is this condition? This is actually a condition for bounded input bounded output system. ये हमने जो है वो शुरू के चैप्टर नंबर 1 और 2 में किया था. So what we conclude from here is कि अगर आपके पास system bounded input bounded output है, then we know कि Fourier frequency response exist करेगा. So if you are given h of n and someone is asking you कि जिसका frequency response आपने compute करना है, तो first of all you will check कि वो स्टेबल है भी कि नहीं है सिस्टम. अगर स्टेबल नहीं है तो यू विल जस्ट से कि जी फोरियर वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो इसका पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये कि इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन इन दैट केस वी मीन्स के इट मीन्स के आपके पास जो सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल. ये एग्जांपल आपकी book की example है 5.1.1. This is a simple example. Let's do it here. अच्छा, इसमें we are asked to determine the output of the system. Okay. अब आप देखें मेरे पास जो है वो h of n है given. सबसे पहले जो चीज़ मैंने देखनी है वो ये कि x किस फॉर्म में है. x अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है तो मुझे एक चीज़ तो ऑटोमेटिकली पता चल गई कि मेरे पास y of n क्या हो जाएगा, x of n multiplied by h at the same frequency जो कि मेरे पास x of n की फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, because we have just saw this thing कि अगर आपके पास जो है वो okay, let me write it somewhere here कि अगर मेरे पास x of n के e j omega n था तो y of n came out to be the same thing multiplied by h of omega. ठीक है, सो जो एंगल यहाँ था उसी का हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो उसी एंगल के ऊपर कंप्यूट करना है. तो इस केस में व्हाट विल हैपन, आई विल हैव दिस थिंग इक्वल टू ए ई जे. अब इसमें एंगल क्या बन रहेगा, ओके, एंगल इज एक्चुअली पाई बाय 2 बिकॉज जे पाई बाय 2 n है. सो नाउ आई विल गिव यू जस्ट 2 minutes. आई वांट यू टू गिव मी h of omega and then h of pi by 2 क्या बनेगा in terms of j's को साइन बेशक दे दें. सबसे पहले तो ये बताएं कि h of omega क्या होगा. this is something very easy. h of n ये गिवन है हमारे पास. h of omega क्या होगा, ये कैसा h of n है जो हम बहुत दफा कर चुके हैं जी. 1 divided by 1 minus 1 by 2 e की पावर j omega जी. वेरी गुड. ठीक है, बिकॉज ये हम बहुत दफ़ा कर भी चुके हैं और अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन ऑलवेज कंप्यूट इट. ठीक है, अब h of pi by 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी द सेम थिंग एक्सेप्ट के आपके पास ओमेगा की जगह मैं pi by 2 लगा दे दूंगी. ठीक है, और अब जो है e में माइनस जे पाई बाई 2 का मतलब क्या है, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस जे साइन ऑफ पाई बाई 2. वी नो कि cos ऑफ पाई बाई 2 इज 0 एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1. सो दिस विल एक्चुअली कम आउट टू बी 1 over 1 plus 1 by 2j. ठीक है, और इसको जो है फर्दर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और फेज निकालते हैं, जो कि हम यहाँ पे तो नहीं करेंगे, यू नो ऑलरेडी कि कैसे निकालना है. एंड देन सो हमने पीछे
चैप्टर में काफ़ी दफ़ा जो है वो करके देखा हुआ है. सो दिस विल कम आउट टू बी 26 पॉइंट minus j 26.6 degrees है. Okay, so what will be y of n? Y of n will be a e j pi n by 2 multiplied by, और मल्टीप्लाई को साइन को रहने दें, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ. सो 2 by root 5 e minus j 26.6 degrees. ठीक है. और अब अगर आप इसको देखें तो दिस इज एक्चुअली द सेम फॉर्मेट जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया है, कि दिस इज एक्चुअली जो हमारे पास जो भी मैग्नीट्यूड a है, इट इज स्केल बाय 2 by root 5 एंड फेज जो है वो रूट 5 है, एंड फेज जो है उसमें मेरे पास पाई बाय 2n में फेज ऐड हो गया. पहले फेज 26.6 एंड सो दिस इज एक्चुअली सो व्हाट वी नो कि हमारे पास जो भी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को स्केल कर रहा है और फेज शिफ्ट उसके अंदर ऐड कर रहा है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर. ठीक है. एंड देन हमारे पास जो है अगेन यहाँ पर एच ऑफ ओमेगा हमने कंप्यूट कर लिया है. यू नो कि अगर एच ऑफ ओमेगा आपके पास हो मौजूद तो वहाँ से अगर आप एच ऑफ के कंप्यूट करना चाहते हैं तो इसको कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, यू कैन जस्ट टेक द इनवर्स Fourier transform of h of omega. ठीक है. This is actually something, again we will be doing this or we may not be doing this, but we need to just remember this thing कि h of omega के थ्रू जो है वो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड वी आर गेटिंग एक्चुअली द आउटपुट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ओवरऑल. लेकिन अगर आप खुद h of omega से जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स को कंप्यूट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस यू कैन ऑलवेज, इट शुड बी h of n. नहीं ठीक है, के है, के ओमेगा के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस जो आपने 4 चैप्टर में हमने कुछ पढ़ी थी प्रॉपर्टीज. लेट्स ट्राई टू यूज दोज प्रॉपर्टीज हियर. अभी हमने एक चीज़ तो ये इस्टेब्लिश कर ली है, बल्कि देखा है हमने एग्जांपल से कि एच ऑफ ओमेगा जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ओमेगा. दिस इज अगेन समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे. तो इसको या तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ और आई कैन राइट इट एज एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड टाइम्स ई जे थीटा ओमेगा लिख देती हूँ बिकॉज आपकी बुक में थीटा ओमेगा ही लिखा हुआ है. थीटा ओमेगा इज एक्चुअली angle of h of omega. Okay, my question is, if h of n is real, ठीक है, in that case what would happen, what would be the properties of these different components जो कि हमारे पास h of omega में है. यानी रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी या फेज एंड मैग्नीट्यूड की क्या प्रॉपर्टीज होंगी अगर h of n इज रियल. ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट चैप्टर में की है. ठीक है. वी टॉक्ड अबाउट एक्चुअली सिमेट्री प्रॉपर्टी. ठीक है, कि अगर वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर x of n रियल है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की सर्टन प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने प्रूव की थी. सो आई जस्ट वांट यू टू ट्राई टू रिमेंबर दोज प्रॉपर्टीज और उसी को अब आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के टर्म में बताने की अगर कोशिश करें तो क्या होगा. व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ, चलें हम लेट्स स्टार्ट विद एच आर ऑफ ओमेगा से. व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ एच आर ऑफ ओमेगा. अगर आपके पास h of n इज रियल तो h of ओमेगा का रियल पार्ट क्या हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट. जी जी बोलें मैम. इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा. नहीं, x of n इज रियल, नॉट h of n, नॉट h of ओमेगा.
ठीक है, आपके पास h ऑफ n जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं है रियल, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में तो रियल भी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी है। लेट्स ट्राई टू रिकॉल दिस थिंग। अगर फर्स्ट करें कि मेरे पास x ऑफ n वाज रियल, ठीक है, और x ऑफ ओमेगा वाज दिस थिंग, ठीक है, इन जनरल फॉर्म तो इस तरह से है। तो व्हाट would be the, how would the properties of these change based upon ये information जो हमें टाइम में information given है, ठीक है। So what information are we getting? And ये वाली जो चीज़ है वो basically हमने last lecture में prove भी की थी। We actually saw कि अगर आपके पास x of n real है तो x of n जो आप बात कर रही है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि x of n जो है that would be only equal to x r of n, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रियल नहीं है तो इसका मतलब है एक्स आर ऑफ एन और एक्स जे एक्स आई ऑफ एन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज इस तरह मैम यहाँ ये भी तो होता है ना जी जी बोलें मैम, एक्स ऑफ आर एफ ओमेगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आर एफ माइनस ओमेगा। एग्जैक्टली ओके, सो दैट इज व्हाट अगेन देखिए इसको जो है ना रिकॉल करवाने का मकसद ये था कि यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि एक्स ऑफ एन का रियल होना फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हमने टाइम लगा के प्रूव भी इसीलिए की थी बिकॉज वी वांटेड टू यूज दिस थिंग इन फ्यूचर जब भी हम फोरियर डोमेन की बात करेंगे। सो व्हाट वी एक्चुअली नो फ्रॉम हियर इज कि अभी मुझे x ऑफ r का मैं नहीं कह रही कि सॉरी x ऑफ h ऑफ ओमेगा का नहीं मैं कह रही, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैन बी कॉम्प्लेक्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस हमने जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था वो रियल था। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास दो चीज़ें थी जो हमने प्रूव की थी, मतलब अगर आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में करें या पोलर में करें, तो रेक्टेंगुलर के रेफरेंस से अगर हम देखते हैं तो एच आर ऑफ माइनस ओमेगा विल बी सेम एज एच आर ऑफ ओमेगा एंड एच आई ऑफ minus omega will be equal to minus hi of omega. इसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि अगर मैं रियल पार्ट को प्लॉट कर रही हूँ तो रियल पार्ट इज एन इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा। सो इट मीन्स कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज कि मैं प्लॉट करना चाह रही हूँ, ठीक है, एंड हाइपोथेटिकली आई एम टेकिंग कि जी ये रियल पार्ट है एंड दिस इज इमेजिनरी, ओमेगा के फंक्शंस हैं दोनों, ठीक है, एंड आई एम गिवन दिस फैक्ट कि एच ऑफ एन इज रियल। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो भी मेरे पास रियल पार्ट होगा वो प्लॉट इस तरह का होगा इसका, इट विल बी सिमेट्रिक अराउंड जीरो, रियल आपके पास आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि आपके पास जो है इट विल बी एन इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा, कि आप फ्लिप भी कर रहे हैं तो सेम चीज आ रही है। ऑन द अदर हैंड जो इमेजिनरी पार्ट है इट विल बी एन ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो इट मीन्स के कैसे ऑड फंक्शन, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस कि अगर आप फ्लिप करें तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है। सो द थिंग इज के दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि जब टाइम का सिग्नल है उससे हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल रही है। एंड इन एडिशन टू दिस थिंग अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अगेन इफ h of n is real then magnitude will be an even function of omega, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ओमेगा की साइड पे और ओमेगा की साइड पे सेम होंगे and angle will be an odd function of omega. अब the question is कि इसका फायदा क्या है? देखिए इसका फायदा ये है कि हमें ये पता है कि जब भी अगर हम किसी भी प्लॉट कर रहे हैं h ऑफ ओमेगा को, अगर मैं प्लॉट कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास मैं एक लो पास फिल्टर को प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। लो पास फिल्टर का मतलब ये है कि जीरो देखें मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, तो जीरो के अराउंड फ्रीक्वेंसीज को ये पास करवा रहा है, ओके। अब इसको ज़ाहिर हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये कोई जो फ्रीक्वेंसीज है माइनस ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा नॉट तक की फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको ये पास करवा रहा है। एंड वी नो कि हमारे पास जो है वो माइनस पाई से पाई तक की फ्रीक्वेंसी
जो है वो मैटर कर रही है, क्योंकि ये 2 पाई पे तो हर जगह इसका ये कॉपी बन रही होगी ना, बिकॉज दैट इज समथिंग इनहेरेंटली जो कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में मौजूद होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा होगा. नाउ what will be the consequence of or the हमारे पास जो है वो, अब let's suppose कि this is the magnitude response of your लो पास फिल्टर, विच मीन्स के हम ये कह रहे हैं कि माइनस ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट जो भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही हैं, ये लो फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको वो उसी तरह से पास करते हैं, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड मैंने 1 रखा हुआ है और बाकी से 0 कर दिया, तो इसका मतलब उससे आगे को सब कुछ जो है वो 0 कर दे. बट इफ आई नो कि ये जो भी था इसका h of n was रियल, तो इन दैट केस व्हाट आई वुड बी डूइंग, मुझे अब ये पूरा प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है. आई विल जस्ट बी प्लॉटिंग दिस पार्ट, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये रियल होने का मतलब क्या है कि आपके पास दिस वुड बी एन इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा, विच मीन्स कि अगर मैं पूरा प्लॉट करना चाहूँ तो ये इस तरह हो जाएगा. बट व्हाई डोंट आई नीड दिस थिंग, बिकॉज आई नो कि अगर जो भी चीज़ मैं अगर इसके ऊपर कर रही हूँ, मैं जस्ट ट्वाइस करके जो है आई विल बी गेटिंग द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट, यानी उसी को मिरर करके जो मुझे वो इफेक्ट मिल जाएंगे. सो एंड देन दिस इज ट्रू फॉर फेज ऑल्सो. फेज के केस में क्या हो जाएगा, माइनस करके आप उसको मिरर कर सकते हैं, मतलब आप जो है वो फ्लिप कर दें. तो द थिंग इज कि दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द सेंस कि वी विल सी लेटर ऑन, जब हम बात करेंगे अपने फिल्टर्स वगैरह की, कि हम हमेशा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जो है चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी नो कि जो हमारे पास फिल्टर्स हैं वो रियल टाइम फिल्टर्स होते हैं, मतलब रियल आपके पास h of n जो है वो रियल होता है. तो जब h of n रियल है तो इसका मतलब है कि ये वाली प्रॉपर्टीज जो है दोनों की दोनों वो होल्ड कर रही हैं, एंड वी डोंट नीड टू वरी अबाउट के नेगेटिव साइड पे क्या आ रहा, आप सिर्फ एक साइड की फ्रीक्वेंसीज को हैंडल कर सकते हैं. ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस फैक्ट कि अगर हमारे पास जो है वो रियल h of n है, तो उस केस में हमारे पास जो फेज एंड मैग्नीट्यूड है, उनका मैग्नीट्यूड जो है इट विल बी एन इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड फेज विल बी एन ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा. तो ये एग्जांपल जो है वो ये वाली एग्जांपल है, लेट्स डू इट आवरसेल्फ. अच्छा, एग्जांपल ये है कि ये एग्जांपल 5.1.2 है आपकी बुक की, कि वी वांट टू फाइंड magnitude response. Actually we want to find a frequency response of this system. अच्छा, frequency response के लिए चाहिए क्या है हमें? सबसे पहले h of omega चाहिए, ठीक है. h of omega होगा तो हम h of omega का magnitude and phase निकाल सकते हैं, ठीक है. और h of omega के लिए मुझे h of n चाहिए. अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ से मैं h of n कैसे निकालूं? Can you figure out कि h of n क्या होगा इस केस में? Anyone? अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन, ये तो सिंपल सी डिफरेंस इक्वेशन है ना, इसमें अगर h of n आपको मैं कहती हूँ तो what should you do in time? जी, what will be the input for your output to be h of n? अगर आपके पास इम्पल्स होना चाहिए, ठीक है. सो अगर आपके पास जो है वो डेल्टा है तो इसका मतलब है कि ये y of n जो है वो h of n हो जाएगा. सो इट मीन्स कि अगर मैं x को इम्पल्सिस से रिप्लेस कर दूं तो मेरा जो y है दैट वुड बी रिप्लेस बाय h, या इन अदर वर्ड्स my h of n will be equal to 1/3 delta n plus 1 plus delta of n प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 1. ठीक है, एक तो ये तरीका है. एक और तरीका भी हो सकता है h of n निकालने का, बाय गोइंग इनटू z ट्रांसफॉर्म. वो किसी को याद है कैसे हो सकता है? उससे तो खैर डायरेक्टली. जी जी, यस मैम, ओके, वो हो जाएगा y/x करके. ठीक है, ठीक है ना. एक तरीका तो ये हो सकता है कि h of n आपने इस तरह से निकाला एंड देन आप h of omega का फॉर्मूला लगा के h of n से निकालें. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वी हैव डन एक्चुअली 2 मेथड्स, ठीक है, कि या तो आप टाइम डोमेन में रह के करें या z में चले जाएं. तो जब z में जाते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी z इनवर्स x of z प्लस x of z प्लस
अच्छा z इनवर्स किस साइड पे आएगा, इस इधर आएगा कि इधर आएगा, प्लस पे आएगा कि यहाँ प्लस आएगा, इधर प्लस शुरू आएगा, वाले में प्लस आएगा। हाँ ठीक है ना, और इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो इन अदर वर्ड्स अब हमें पता है कि yz ओवर xz इज h of z, ठीक है। तो h of z विल बी इक्वल टू 1/3 z plus 1 plus z raised to the power minus 1, and we have seen this thing in the last lecture कि मेरे पास h of z at z equal to ej omega is basically h of omega. So यहाँ से मुझे डायरेक्टली जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। एंड देन अगेन देखें, दिस इज समथिंग इम्प्लिसिटली जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो जाहिर है कि कन्वर्जेंस का इशू नहीं होगा, वरना यहाँ पे जो है आई शुड हैव रिटर्न के जी जी ट्रांसफॉर्म जो है वो ROC क्या होगा, और वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आई नो कि इट विल बी एन स्टेबल सिस्टम, बिकॉज फाइनाइट आपके पास जो है वो सिस्टम का रिस्पॉन्स है। लेकिन द थिंग इज के व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि हम दो तरीक़ों से जो है वो h of omega निकाल सकते हैं, या तो h of n निकालें बाय टेकिंग इनपुट टू बी इम्पल्स, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालें, मगर अगर हम ये निकालते हैं तो उसके बाद फिर हमें h of omega जो है वो इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ठीक है, k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h of k e j ओमेगा के, या ये कि हम h of z निकाल के उसको e j ओमेगा के ऊपर इवेलुएट कर लें, एंड देन वी विल बी गेटिंग h of omega डायरेक्टली। सो अब नाउ वी हैव h of omega अगेन, वी हैव सीन, मतलब ये चीज़ हम बार बार करते हैं कि जहाँ पे मुझे e j ओमेगा और माइनस j ओमेगा नज़र आ जाए, सो आई ऑलवेज वांट इट टू बी इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, ठीक है। सो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स 2 cos of omega प्लस 1, ठीक है। और अब आप देखें, अब वी नो कि हम जो स्टार्ट हुए थे हमारे पास h of n क्या आया हुआ था, h of n बेसिकली 1/3 जो है वो इस तरह से कुछ आ रहा था, या जिस तरह मैंने इसको लिखा था 1/3 डेल्टा ऑफ n माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/3 डेल्टा ऑफ n प्लस 1/3 डेल्टा ऑफ n प्लस 1. So what actually we have concluded from here is कि this is real. So I expect कि जो मेरे पास ये चीज़ आ रही है ये रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बट द थिंग इज कि इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है इट शुड बी एन इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा, और जो फेज रिस्पॉन्स है इट शुड बी एन ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा। सो यहाँ पर आई हैव एक्चुअली प्लॉटेड, नॉट प्लॉटेड, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपकी जो बुक की एग्जाम्पल है वहाँ से ये फिगर, एंड यू कैन सी के दिस इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स एंड दिस इज फेज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है दिस इज एक्चुअली इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड phase is odd function of omega, and this we already knew because of the reason कि we started with h of n which is real. Okay, now what will happen if my input is in terms of a sinusoid? For example, let's suppose कि मेरा जो input है that is a cos of omega n, which means कि this is a by 2 e j omega n plus e minus j omega n, okay, and this is actually x of n. Okay, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि what will be y of n based upon कि हमने जो है okay, so let me go back, LTI system है, and what we have seen is कि अगर मेरे पास कोई let's suppose कि omega 1 n जा रहा है अंदर, तो I would be getting the same omega 1 n is scaled by h of omega 1, ठीक है। So in general अब मेरे पास मुझे बताइए कि y of n को मैं कैसे लिख सकती हूँ अगर मैं h of omega की टर्म्स में लिखना चाहूँ, बिकॉज मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि x of n जो है दिस इज सुपर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ और सुपरपोजिशन ऑफ टू सिग्नल्स हैं जो कि जी,
सो मेरे पास जो है सो y1 ऑफ n, एक तो ये कि मेरे पास दो बेसिकली सिग्नल्स है ना मौजूद के y से पहले लेट मी जस्ट डिस्कस x अ बिट मोर. x मेरे पास ये है e j ओमेगा n प्लस a बाई 2 e माइनस j ओमेगा n. ठीक है, let me just call it x1 of n and this is x2 of n. y of n क्या हो जाएगा? y of n will be equal to x1 of n h of ओमेगा, क्योंकि इसका एंगल ओमेगा है, प्लस x2 of n h of माइनस ओमेगा, बिकॉज जो सेकंड वाला है उसका एंगल माइनस ओमेगा है. ठीक है, जिस तरह ओमेगा 1 ओमेगा 2 हम ले रहे थे. ओके, नाउ आई कैन फर्दर राइट इट इन टर्म्स ऑफ जो भी एक्चुअल a बाई 2 को तो मैं बाहर लिख देती हूँ, एंड इनसाइड आई हैव, अच्छा h ऑफ ओमेगा जो है ना उसको मैं फेज और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रही हूँ. ई जे एंगल ऑफ h ओमेगा टाइम्स, और x को भी मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, जो भी सब कुछ ओपन कर दिया. प्लस h ऑफ माइनस ओमेगा का मैग्नीट्यूड e j एंगल ऑफ h ऑफ माइनस ओमेगा e minus j omega n. Okay, okay, let's suppose कि I have given you this information कि h of n of the whole system जो भी हमारे पास है is real. ठीक है, अब h of n real होने का क्या मतलब है कि मेरे पास I would have this thing as h of omega because magnitude is a real function of omega अगर h of n real है. ठीक है, and phase is an odd function of omega. So इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास हो जाएगा e minus j एंगल ऑफ h ओमेगा. ये बिल्कुल वो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने पीछे अभी बिल्कुल पिछली स्लाइड के ऊपर जो है उसके ऊपर हमने प्रूव किया है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग अ लॉट. ठीक है, एंड दिस इज आई कैन कंक्लूडेड दिस ओनली बिकॉज आई हैव जस्ट अस्यूम कि h ऑफ n इज रियल, व्हिच इज एक्चुअली समथिंग रीजनेबल किस्म की जो अजम्पशन है, क्योंकि मोस्टली h ऑफ n जो है वो रियल ही होता है. लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि अगर मैंने इस तरह से लिख लिया है, देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि मेरे पास overall it will come out to be a by 2 times h of omega का magnitude e j angle of e j omega n plus angle of h of omega. ठीक है, ये पहले टर्म से मेरे पास आ जाती है चीज़, प्लस अगेन h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड e माइनस j ओमेगा n प्लस एंगल ऑफ h ऑफ ओमेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया. अब आप देखें h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज, तो मैं इसको जो है यहीं पर लेट मी जस्ट रीअरेंज इट. h ऑफ ओमेगा तो कॉमन है, तो इसका मतलब है कि h ऑफ ओमेगा को मैं बाहर लिख सकती हूँ, एंड आई हैव दिस थिंग इन द left inside the brackets, and this is what is this. अब again मैंने आपको कहा था कि whenever we have e j theta e minus j theta हम हमेशा cos लगाने की कोशिश करते हैं. So this thing I can see कि I have the same angle with plus and minus, so this would be actually equal to a by 2 h of omega magnitude times 2 cos of omega n plus angle h of omega.
ठीक है, या 2 इससे कैंसिल हो गया, सो इट विल कम आउट टू बी a h ऑफ ओमेगा cos ऑफ ओमेगा n प्लस एंगल ऑफ ओमेगा h ऑफ ओमेगा. सो व्हाट डज इट मीन? अगेन दिस इज समथिंग, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, you have seen this. Okay, so this is something important. So what we are actually seeing here is कि अगर if you started with x of n which was a cosine with some magnitude, a उसका magnitude था, omega जो था उसका angle था, then after passing this signal through LTI system we are getting y of n which is scaled, जिसका magnitude is scaled by h of omega का magnitude, and there is a phase delay. So what we conclude from here is कि cosine is also an eigen function of, okay sorry, मेरा ख्याल है कि मैंने eigen function और eigen value का word शायद use नहीं किया है. Let me actually tell you this now. Actually हमारे पास अगर a e j omega n हम input दे रहे हैं और x of n है, and in the output I am getting y of n which is equal to again h of omega times e j omega n. So because I am getting the same thing जो कि इनपुट के ऊपर मेरे पास फंक्शन है वो आउटपुट पे आ रहा है स्केल बाय सम फैक्टर, तो दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन ऑफ दिस LTI सिस्टम. एक्चुअली LTI सिस्टम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल्स आर आइगन फंक्शंस ऑफ LTI सिस्टम्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स को अगर आप उसमें से गुजारते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वही फ्रीक्वेंसी जो है वो बात मिल रही होती है, जस्ट स्केलिंग पे फर्क पड़ रहा होता है. तो दीज आर आइगन फंक्शन एंड दिस h ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द LTI सिस्टम with reference to eigen function. ठीक है, तो what we are saying here also, and then we have seen कि इसका इफेक्ट क्या होता है अगर मैं h of omega को मैग्नीट्यूड एंड फेज की फॉर्म में कर दूं, तो it means कि मेरे पास जो है वो ओमेगा n के साथ एक फेज ऐड हो जाता है. तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी आर गेटिंग हियर. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि कोसाइन इज आल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ द LTI सिस्टम सिमिलर टू द एक्सपोनेंशियल, एंड इट मेक्स सेंस इन द वे क्योंकि कोसाइन इज मेड अप ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स. लेकिन ये कि इस केस में भी एक्चुअली स्टार्टेड विद द फैक्ट कि हमने रियल जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात की थी. ये चीज़ मैं प्रूव नहीं करूँगी, लेकिन सिमिलर टू द साइन, सॉरी सिमिलर टू कोसाइन, साइन में भी आपको इसी तरह का रिजल्ट मिल रहा होगा. ठीक है, ये आप लोग अपने तौर पे जो है वो इसको करके देखना चाहें तो कर सकते हैं. और यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप साइन और कोसाइन को भी एज एन इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में, तो इन दैट केस यानी अगर हम साइन को मैं x ऑफ n कर रही हूँ तो मेरे पास y ऑफ n जो है दैट विल बी अगेन द सेम साइन बट विद सम फेज एंड मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पर आ रहा होगा. ओके, I would like to stop here. Just एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको करके जो है वो हम स्टॉप करते हैं, फिर बाकी जो है वो चीज़ें हम कल करेंगे. अच्छा, अब मुझे बताइए कि इफ़ आई हैव दिस x ऑफ n, ठीक है ना, इसको अब हम कंप्यूट नहीं करते. लेट्स जस्ट यूज़ जो भी हमने अभी तक सारे के सारा पढ़ा है वो नॉलेज करके हम डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करते हैं. व्हाट वी वांट इज़ वी वांट टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ y ऑफ n टू दिस इनपुट जो कि यहाँ पे गिवन है. ठीक है, और जबकि h ऑफ n ये वाला है जो कि पिछली एग्जाम्पल का है, और ये एग्जाम्पल जो है वो हमने ऑलरेडी की है. तो इसका हमें ये तो पता है कि h ऑफ ओमेगा जो है वो हमारे पास वी हैव एक्चुअली वर्क विद दिस एग्जाम्पल ऑलरेडी 1/2 e माइनस j ओमेगा. ठीक है, अब आप देखिए x ऑफ n को आई कैन राइट इट एज x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n प्लस x3 ऑफ n. ठीक है, और इसको मैंने x1 कह दिया है, ये x2 है और x3 है. इसका मतलब है कि y ऑफ n वुड बी इक्वल टू y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n प्लस y3 ऑफ n. सो अब हमने y1, y2 और y3 निकालना है. अब मुझे बताइए व्हाट विल बी y1 ऑफ n. y1 ऑफ n विल बी, अब देखिए x1 ऑफ n मैंने क्या लिया हुआ है, x1 ऑफ n इज ओनली 10. 10 का मतलब है कि आपके पास एंगल जो है वो 0 होगा ना, e रेज़ टू द पावर j 0 था तो वो इस वजह से वो 1 हो गया. सो इसका मतलब है कि y1 ऑफ n विल बी इक्वल टू h ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय x1 ऑफ n विच इज इक्वल टू 10. सो h ऑफ 0 क्या आ जाएगा. अब h ऑफ 0 के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें जो है वो ओमेगा को 0 कर दूंगी. जब मैं ओमेगा को 0 करूंगी तो आई कैन सी कि इट विल कम आउट टू बी 1/1 माइनस हाफ.
विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2. तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 20 आ गया. व्हाट अबाउट y2 ऑफ n? मुझे कौन बताएगा y2 ऑफ n का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x2 ऑफ n मैं निकाल लगाती हूँ. ठीक है, h ऑफ कहाँ होगा? h किस एंगल पर होना चाहिए? दिस इज y2 मैम पाई बाय 2. सॉरी x2 हाँ जी, ठीक है. सो h ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x2 ऑफ n, ठीक है ना. और x2 ऑफ n में जो है, अगर मैंने लेट मी जस्ट टेक इट द होल थिंग, ठीक है. अच्छा, व्हाट विल बी h ऑफ पाई बाय 2? अब इसका मतलब है मुझे h ऑफ पाई बाय 2 चाहिए. h ऑफ पाई बाय 2 के लिए अगेन दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट. आप ओमेगा की जगह पाई बाय 2 लगाएंगे एंड देन व्हेन यू कंप्यूट दिस थिंग इट विल कम आउट टू बी द सेम थिंग. अगर आपको याद हो, हमने पिछले एग्जांपल में ये किया भी था, ठीक है. ये आ गया. नाउ बिकॉज आई नो कि साइन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ LTI सिस्टम, तो अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा? आई विल हैव y2 ऑफ n इक्वल टू 2 over root 5 साइन ऑफ, और -5 जो है इसको खैर बाहर लगा दीजिएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2n माइनस 26.6. ठीक है, आई कैन just add the phase here in the output because of the reason कि ये साइन था, ठीक है. और मैग्नीट्यूड से जो है वो मैंने बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दिया. थर्ड वाला जो है वो आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, ज़ाहिर बुक में भी हुआ हुआ है कि थर्ड के लिए क्या हो जाएगा. यू विल हैव टू कंप्यूट h ऑफ पाई, बिकॉज ये जो आखिरी वाला है इसका पाई है हमारे पास एंगल, तो h ऑफ पाई कंप्यूट करना पड़ेगा. और उसके बाद जो है जब आप इन तीनों को एड अप करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट, जो कि आपके पास रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू दिस इनपुट आ रहा होगा. ओके, वी विल स्टॉप हियर. आप लोगों का अगली भी क्लास है, और बस मुझे कल परसों तक बता दीजिए कि व्हाट मोड ऑफ क्विज़ेस और मिड टर्म वर्क्स फॉर योर क्लास. ओके, थैंक यू.